Assalamualaikum everyone, how are you all? This is me, Mohammed Abrar, your tutor for CSIP 3.1 course, and today our topic will be Introduction to Welding Processes. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस, और इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ पोलैरिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर उस पर क्लैरिटी नहीं है तो देन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे टेक्नोलॉजी को कैरी आउट करना। सर, ये जो आपने मीटिंग अभी शेयर की है, ये डाउनलोड भी कर सकते हैं? ये रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट की है। बात ही आपको अवेलेबल होगी बच्चे। ओके, सो आर किस तरह से जनरेट होती है? डज एनीवन नो? हाउ एन आर्क इज जनरेटेड? हाँ सर, सिंपली ऐसे क्रिएट होती है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो हम टच करते हैं पेटेंट मटेरियल के साथ, तो वहाँ पर जो सराउंडिंग गैसेज होती है ओके वो राइज होती है, ओके। जिससे हमारा जो आर्क है। सराउंडिंग गैसेस, सो इन मोस्ट प्रोसेसेस हम शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, सेपरेट शील्डिंग गैस प्रोवाइड की जाती है, या कुछ कंपोजिशंस ऐसी होती हैं जो कि मेल्ट होके शील्डिंग गैस प्रोड्यूस करती हैं। ओके, जिसमें हम लाइक फ्लक्स को यूज करते हैं ना, तो वो फ्लक्स मेल्ट होके गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोड से जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो जब जाएगा किस में? उस शील्डिंग गैस में। जब वो करंट या वो इलेक्ट्रॉन्स टच करेंगे उस गैस को, तो वो उसको आयंस में चेंज कर देंगे। उस आयन में चेंज होने की वजह से आगे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रैवलिंग पॉसिबल होगी, आयंस की मूवमेंट पॉसिबल होगी। ओके, तो ये गैस पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह की पेनिट्रेशन देगी। गैस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, राइट? आपका जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है किस तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्लेंटी में हो रहा है या रुक रुक के हो रहा है, किस तरह से जा रहा है, पेनिट्रेशन ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, ये सोलली किस पे डिपेंड करेगा? गैस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। ओके, सो लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी तो पेनिट्रेशन कम मिलेगी। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, एक्टिव गैस होगी, वो आपको डीप पेनिट्रेशन देगी, राइट? So arc is created when an electrical discharge occurs across the gap between the electrode and parent metal. Discharge causes a spark to form, causing the surrounding gas to ionize. अब यही है, आयोनाइज गैस जो है वो इनेबल करेगी करंट को टू फ्लो अक्रॉस द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड बेस मेटल, thereby creating an arc. Okay, so arc generates heat for fusion of the base metal. यही आग जो है वो हीट भी जनरेट करेगी फॉर फ्यूजन ऑफ द बेस मेटल्स को फ्यूज करने के लिए, राइट? बट विद एक्सेप्शन ऑफ टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग में ये केस नहीं होता। सो टिक पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि उसमें ऐसा क्यों नहीं होता। सो हीट इनपुट टू फ्यूजन जोन डिपेंड ऑन वोल्टेज, आर करंट एंड ट्रैवल स्पीड। सो नॉर्मली एक ये फैक्टर होता है ट्रैवल स्पीड का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है आपकी हीट इनपुट को। ओके, आप करंट जितना मर्जी बढ़ा रहे हो, अगर ट्रैवल स्पीड फास्ट कर दी तो हीट इनपुट प्रॉपर नहीं जाएगी, पेनिट्रेशन नहीं मिलेगी, राइट? क्योंकि करंट डायरेक्टली रिलेटेड टू है पेनिट्रेशन के। तो अगर करंट की रेशो कम जाएगी या आपकी हीट इनपुट प्रॉपर नहीं जाएगी, तो वहां पे क्या होगा? पेनिट्रेशन लो हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी नॉर्मली हमें सबसे ज्यादा फ्लैट पोजीशन यानी पीए पोजीशन में मिलती है।
और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेसेस के लिए जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोल्टन मेटल है जो कि वेल्ड पूल में जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेल्डिंग करंट डेंसिटी के। वेल्डिंग करंट डेंसिटी क्या है कि इलेक्ट्रोड का डायामीटर पर डाया पे कितने एम्पेयर करंट देंगे, दिस इज वेल्डिंग करंट डेंसिटी। लाइक अगर मेरे पास जो रॉड है वो 3 मिलीमीटर डाया का है, तो एज अ थंब रूल नॉर्मली 35-40 एम्पेयर करंट जो है वो पर पे चलती है, राइट। सो अगर हम 35 भी रख लेते हैं तो ये कितनी होगी, 105। 105 एम्पेयर विल बी माई करंट, राइट। सो दिस इज वेल्डिंग करंट डेंसिटी। इसी की बेस पे करंट की सिलेक्शन होती है और मोल्टन मेटल ट्रांसफर होता है आपके वेल्ड पूल में। सो हीट इनपुट में एक कॉन्सेप्ट आता है पहले आर्क एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, फर्स्ट देयर इज आर्क एनर्जी, देन एक थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर होता है, जब तक आप उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हो आपको हीट इनपुट अचीव नहीं होगी। बट अमेरिकन की अप्रोच क्या है, जो आर्क एनर्जी है वही हीट इनपुट है। यहाँ पे ब्रिटिश की अप्रोच ज़्यादा एक्यूरेट है, बिकॉज जब भी आप वेल्डिंग करते हो तो सराउंडिंग में हीट की डेसिपेशन होती है, हीट जो है वो निकलती है, साइडों पे निकल जाती है। अब ये हर वेल्डिंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट है ये फैक्टर। हर वेल्डिंग प्रोसेस में सेम तरीके से हीट डेसिपेट नहीं भी होती, कुछ में हो जाती है, सेम भी हो जाती है, कुछ में डिफर भी कर जाती है, राइट। सो ब्रिटिश की अप्रोच है कि पहले आप आर्क एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन आप कैलकुलेट करेंगे हीट इनपुट को, राइट। बाद आप अपनी साइड से म्यूट कर लें माइक। Okay, so arc energy is amount of heat generated in welding arc per unit length of the weld. अब पर पे कितने किलो जूल ऑफ हीट इनपुट इंप्लीमेंट हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क एनर्जी। ओके, सो आर्क एनर्जी का जो फॉर्मूला है, this is arc energy is equal to volts into amps divided by travel speed that is measured in per second multiplied by 1000. ब्रिटिश कहते हैं देयर इज अ थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर यू नीड टू कैलकुलेट, ओके। और उस फैक्टर से जब तक आप अपनी आर्क एनर्जी को मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं तब तक आपको एक्चुअल हीट इनपुट की वैल्यू नहीं ऑब्टेन होगी, राइट। सो 100 के लिए ये फैक्टर 1.0 है, MMA मिग मैग FCAW के लिए 0.8 है, और टिग और प्लाज्मा के लिए 0.6। तो आप सिंपली ये जहन में रख लें, टिग और प्लाज्मा के लिए 0.6, 100 के लिए 1, बाकी इन बिटवीन जो भी आ रहा है सबके लिए 0.8। So let's solve an example. A weld is made using mag welding process, जिसमें वोल्टेज आपको दे रहा है 24, एम्पेयर्स दे रहा है 240, और ट्रैवल स्पीड आपको दे रहा है 300 mm पर मिनट। 300 mm पर मिनट है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, डिवाइडेड बाय 60। सो ये 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 5000 बेस में 24 मल्टीप्लाइड बाय 240 दैट इज 5760। डिवीजन करेंगे तो 1.52, 152 राउंड ऑफ कर लें तो 1.2 किलो जूल पर आ जाएगा। अब प्रोसेस कौन सा है, मैग का थर्मल एफिशिएंसी फैक्टर 0.8। सो 0.8 से मल्टीप्लाई करने पे आपको जो हीट इनपुट मिलेगी दैट इज 0.96 किलो जूल पर मिलीमीटर। वर्टिकल अप प्रोग्रेशन में हीट इनपुट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहती है क्योंकि यहाँ पे वीविंग है, ओके।
so travel speed is relatively slow. वर्टिकल डाउन में लोएस्ट हीट इनपुट आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल स्पीड फास्ट रहती है, राइट? तो टिपिकल हीट इनपुट की वैल्यूज आपको कितनी ऑब्टेन होती हैं? 1.0 से 3.5 किलो जूल पर मिलीमीटर तक, राइट? आर्क वोल्टेज में और आर्क लेंथ में कोई फर्क नहीं है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर आपकी आर्क लेंथ बढ़ जाती है तो आपकी आर्क वोल्टेज भी बढ़ जाएगी। So arc length, arc voltage is same thing. Arc length क्या होती है? ये आपका बेस मैटर है, बेस से इलेक्ट्रोड का जो फासला होता है, इस फासले को आर्क लेंथ बोलते हैं। ओके, ये लेंथ जब आप बढ़ा देंगे वोल्टेज बढ़ जाएगी, ये लेंथ जब आप कम कर देंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी की जगह अगर करंट की बात करें तो करंट और वोल्टेज का आपस में इनवर्स रिलेशन। ओके, सो इनवर्स रिलेशन मींस जब वोल्टेज बढ़ेगी करंट कम हो गई, और करंट डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही है? पेनिट्रेशन से, तो पेनिट्रेशन कम हो जाएगी, राइट? यहीं अगर आपकी वोल्टेज कम हो जाती है, करंट इंक्रीज कर जाएगी और पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगी, राइट? सो ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो आपके लिए आगे चीजें अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ये रिलेशन अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे चीजें अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल होगा। ओके, okay, heat input is directly related to hardness or inversely related to hardness? Heat input is inversely related to hardness. Heat input बढ़ेगी, hardness कम होगी। ओके, और अगर हीट इनपुट कम होती है तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, राइट? टफनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? टफनेस का विषय इन्वर्स ही होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है जहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाता है। हार्डनेस का और टफनेस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। हार्डनेस बढ़ गई तो टफनेस कम हो जाएगी, और अगर हार्डनेस कम होगी तो टफनेस बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हीट इनपुट के बढ़ने पे टफनेस बढ़ती है, हीट इनपुट के कम होने पे टफनेस कम होती है। लेकिन इन अ स्पेसिफिक केस जब आपकी स्पेसिफाइड हीट इनपुट वैल्यू एक्सीड हो जाती है, स्पेसिफाइड हीट इनपुट वैल्यू एक्सीड हो जाती है या हीट इनपुट वैल्यू टॉप पे पहुंच जाती है, तो वहां पे जाके क्या होता है? ग्रेन्स विल ग्रो लार्ज, और वहां पे क्या होगा? दैट एरिया विल बी स्पेसिफिकली लो इन टफनेस, क्योंकि लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर हमेशा लो होता है टफनेस में, राइट? सो दैट इज वाई जब भी हीट इनपुट अपनी मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड करती है तो वहां पे जाके ग्रेन्स बड़े बनने शुरू हो जाते हैं और टफनेस कम होना शुरू हो जाती है। ओके, सो ये रिलेशन आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हीट इनपुट का और टफनेस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, टफनेस का और हार्डनेस का आपस में इनवर्स रिलेशन है, और हीट इनपुट का और हार्डनेस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। ओके, पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या चीज है? Polarity determine where most of arc energy or heat is concentrated at the electrode surface or at the surface of the parent material. Polarity define करती है कि कहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन में किस पार्ट पे हीट जाएगी। ओके, किस पार्ट पे कितनी हीट जाएगी।
फहद आप अपनी साइड से म्यूट कर ले कैमरे। Okay, so we have three polarities. Basically, two polarities, DC and AC. DC में दो polarities हैं, DC पॉजिटिव और DC नेगेटिव, and second one is AC, right? So DC पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, वर्क पीस नेगेटिव होता है, 70% हीट ऑन पॉजिटिव पार्ट, 30% हीट ऑन नेगेटिव पार्ट, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बेस टू इलेक्ट्रोड होगा, जाके सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर इकट्ठे हो रहे हैं, ऑन द इलेक्ट्रोड टिप, और वहीं से उसको मिल रही है पेनेट्रेशन, राइट? इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी, जो बिल्डअप कैपेसिटी होती है पेनेट्रेट करने की, वो किस तरह से बिल्डअप हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जाके किधर इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड की टिप पे, राइट? सर जो बेस मेटल से इलेक्ट्रोड की टिप की तरफ होगी सर्कुलेशन। जी। डीसी नेगेटिव, डीसी नेगेटिव में 30% ऑन इलेक्ट्रोड, 70% ऑन वर्क पीस विल बी पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड विल बी नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रोड टू बेस मेटल होगा, कंसंट्रेशन किधर है, बेस मेटल पे, सो इलेक्ट्रोड डजंट हैव मच कैपेसिटी टू पेनिट्रेट, दैट इज व्हाई डीसी नेगेटिव में आपको हमेशा लेस पेनिट्रेशन मिलती है, राइट? फॉर एसी, एसी में करंट का फ्लो जो है वो टू डायरेक्शनल होता है, हाफ पॉजिटिव साइकिल चलते हैं, हाफ नेगेटिव साइकिल चलते हैं। सो पॉजिटिव साइकिल पे पेनिट्रेशन, नेगेटिव साइकिल पे आपको क्लीनिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये जो पल्स चलती है इसकी, तो बार बार कन्वर्जन होती रहती है, कभी बेस पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, ओके? क्योंकि करंट जो है वो टू डायरेक्शनल है। डीसी में करंट वन डायरेक्शनल है, आपने जिधर डेजिग्नेट किया करंट उधर ही फ्लो करेगा, ओके? So for MMA and most of the welding processes, excluding TIG welding, TIG को निकाल के बाकी सभी वेल्डिंग प्रोसेसेस में बेस्ट पेनिट्रेशन आपको डीसी पॉजिटिव में ऑब्टेन होती है। टिग में हम क्यों यूज नहीं करते हैं डीसी पॉजिटिव को, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 70% हीट बिल्डअप किधर हो रहा है, इलेक्ट्रोड की टिप पे, और जबकि हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, दैट इज अ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। टिग में आप सेपरेट फिलर वायर को यूज करते हो, इलेक्ट्रोड को मेल्ट नहीं करवाना। तो अगर 70% हीट बिल्डअप हो गया आपके इलेक्ट्रोड पे, तो इट इज ऑब्वियस कि वो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से टंगस्टन इंक्लूजन आना शुरू हो जाएंगे बीड में। दैट इज व्हाई इट इज नॉट प्रेफरेबल टू यूज डीसी पॉजिटिव इन टिग वेल्डिंग, राइट? डीसी नेगेटिव टिग की प्रेफर्ड पोलैरिटी है, excluding aluminium and magnesium alloys.
सो टिग में डीसी नेगेटिव को हम प्रेफर नहीं करते हैं फॉर दीज अलॉयज एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, बिकॉज ये रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इन पे ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए इनको कभी भी डीसी नेगेटिव से वेल्ड नहीं किया जाता। इनके लिए एसी पोलैरिटी यूज की जाती है, जो हाफ साइकिल पे आपको पेनिट्रेशन देती है, हाफ साइकिल पे आपको क्लीनिंग साइकिल भी प्रोवाइड कर देती है, राइट। जीएमएडब्ल्यू, जीएमएडब्ल्यू में बहुत रेयर यूज है इसका। एफसीएडब्ल्यू में और एमसीडब्ल्यू में कुछ ऐसी वायर्स हैं जो कि अपनी शील्डिंग गैस खुद प्रोड्यूस करती हैं, जो सेल्फ शील्डेड वायर्स हैं वो इस पोलैरिटी को प्रेफर करती हैं। और एसी नॉट यूज्ड। ओके, अब अगर आप देख लो तो एमएमए और सॉ की ये सारी प्रॉपर्टी सेम है। एमएमए में और सॉ में बेस्ट पेनिट्रेशन डीसी पॉजिटिव, डीसी नेगेटिव में लेस पेनिट्रेशन बट हायर डेपोजिशन रेट। तो ये मोस्टली रूट पासेस के लिए और ओवरलेइंग यानी सरफेसिंग रन्स के लिए, जब भी आपने एमएमए में सरफेसिंग रन लगाना है या सॉ में सरफेसिंग रन या क्लैडिंग का ऑपरेशन करना, तो वो डीसी नेगेटिव पे किया जाता है, क्योंकि वहां पे पेनिट्रेशन मकसद नहीं है हमारा, वहां पे डेपोजिशन मकसद है, राइट। एसी को एमएमए और सॉ में आर्क ब्लो से बचने के लिए यूज किया जाता है। वो जो भी आपको स्टेटमेंट देता है, आपका फोकस किस पे होना चाहिए। अगर सॉ में एसी की बात हो रही है तो वो स्पेसिफिकली आर्क ब्लो से बचने की बात कर रहे हैं, ओके। और एसी अगर टिग में यूज करते हैं तो वो मैंने आपको बताया कि हमें क्लीनिंग इफेक्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और जीएमएडब्ल्यू और एफसीएडब्ल्यू में यूज ही नहीं होता है एसी, ओके। देन वी हैव ओपन सर्किट वोल्टेज। सो ओपन सर्किट वोल्टेज की रेंज कितनी है, 50 टू 90। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर लेता लाइक व्हाट इज द ओसीवी रेंज फॉर मटेरियल दैट इज कार्बन स्टील 20 थिक having DC positive polarity, blah blah blah, that's it. We don't have to deal with anything. हमें किसी चीज को कंसिडर नहीं करना, हमें सिर्फ ओसीवी की वैल्यू को कंसिडर करना। वो वैल्यू 50 to 90 के दरमियान हो, राइट। चलो एक नॉर्मल रेंज भी आती 50 हो जाए 90 हो जाए तब भी रेंज है, इनके दरमियान आ जाए कोई नंबर तब भी रेंज है, है। राइट। हाँ, 50 से बिलो 90 से अबव वो रेंज नहीं है, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन दो पावर सोर्सेज है हमारे पास। एक है कांस्टेंट करंट पावर सोर्स, जो कि मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेसेस के लिए यूज होती है। सो एमएमए, मैनुअल टिग एंड वी हैव सॉ ग्रेटर देन 1000 एम्पेयर्स। सॉ ग्रेटर देन 1000 एम्पेयर्स पे हम कांस्टेंट करंट पावर सोर्स को यूज करते हैं, ओके। सो इसमें जरा ये कर्व देख लें। ओसीवी से जब ये कर्व फॉल करती है तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। लेट्स से आपने इनिशियली आर्क वोल्टेज को मेंटेन कर दिया बी पे, करंट को मेंटेन कर दिया वाई पे। अब यहाँ पे देख लो कि ये जब लार्ज चेंज आएगा, क्योंकि मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस है, तो मैनुअल वेल्डिंग है ऑब्वियसली आर्क लेंथ किसके कंट्रोल में है, वेल्डर के कंट्रोल में है। जब वेल्डर के कंट्रोल में है तो वो वेल्डिंग करते हुए थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी करेगा। तो चाहे बेशक लार्ज फ्लक्चुएशन आती है वोल्टेज में, तो सेट क्या करेगा, वो उसको बिल्कुल माइन्यूट सी चेंजिंग आएगी करंट में। यानी करंट उसको, करंट कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन सेट उसको इतना मिनिमाइज कर देगा कि वो फ्लक्चुएशन ना होने के बराबर हो जाती है, राइट। जिसको हम कांस्टेंट करंट कहते हैं। सो कीप इन माइंड करंट इज नॉट एक्चुअली कांस्टेंट। करंट एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होती, करंट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है, ये आप देख रहे हैं ना कर्व से आपको नजर आ रहा है कि ये जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत माइनर हो रही है। जबकि अगर आप वोल्टेज में देखो तो वोल्टेज में लार्ज फ्लक्चुएशन है, राइट। सो अप एंड डाउन अगर वो ज्यादा भी करता है तो सेट उसको रेक्टिफाई करके करंट की उस फ्लक्चुएशन को बहुत मिनिमाइज कर देगा, ओके।
This is constant current power source having dropping characteristics due to this dropping curve. Okay. जबकि कांस्टेंट वोल्टेज हम यूज करते हैं फॉर सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेसेस like MIG, FCAW and SAW less than 1000 amperes. Okay. MIG, FCAW, SAW less than 1000 amperes. अब इन वेल्डिंग प्रोसेसेस में एक चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेसेस की, तो इट इज ऑब्वियस कि आपके पास सेमी ऑटोमेटिक में या ऑटोमेटिक में बड़े वेल्ड स्पूल्स होते हैं। स्पूल्स में वायर होती है और उस वायर की एक कांस्टेंट फीड स्पीड होती है जिसको सेट किया जाता है, उसी स्पीड से वायर आती रहती है, राइट। तो ये माइंड में रहेगा कि वायर फीड स्पीड कांस्टेंट है, वायर फीड स्पीड रुकेगी नहीं किसी भी जगह पे। ओके। अब बात करते हैं इस पावर सोर्स की। तो ये पावर सोर्स करंट को यूज करते हुए वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा, जिसको हम सेल्फ रेगुलेटिंग आर कहते हैं ना। सेल्फ रेगुलेटिंग आर के खुद ब खुद आर का एडजस्ट हो जाना, वो किस तरह से होगा? खुद ब खुद नहीं होगा, वो ये सेट करेगा। सेट क्या करेगा? जब भी चेंजिंग आएगी, अब ऑटोमेटिक वेल्डिंग में तो पूरी वेल्डिंग मशीन ने करनी है, वहां पे तो फ्लक्चुएशन इस तरह की नहीं आएगी। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में अगेन टॉर्च किसके पास है? वेल्डर के पास। तो उसके वेल्डिंग करते हुए जब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगी, आर्क लेंथ बार बार बढ़ेगी, कम होगी ना, तो उस चेंजिंग में क्या करेगा? सेट क्या करेगा? फौरी तौर पे करंट को एक लार्ज अमाउंट में बढ़ाएगा या कम करेगा। ओके। इसका फर्स्ट केस देखते हैं, पहला केस क्या होगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अब ये तो है मेरी नॉर्मल रेंज। ओके, ये नॉर्मल है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये फासला कम हो गया, आर्क लेंथ कम हो गई, मींस वोल्टेज भी कम हो गई ना। अब सेट क्या करेगा? फौरी तौर पे सेट करंट को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वायर फीड स्पीड कांस्टेंट है। अगर वेल्डर का हाथ इधर टिक गया ना, तो फिर ये आर्क सेल्फ रेगुलेट नहीं हो सकती, अगर सेट फौरी तौर पे करंट को बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि करंट की आपने सेटिंग की होती है ना वायर के अकॉर्डिंग ही उसका मेल्टिंग रेट मेंटेन होता है। एक स्पेसिफिक रेट पे वायर की मेल्टिंग चल रही है, उसी के हिसाब से वायर फीडिंग सेट की जाती है, राइट। अब वायर फीड स्पीड तो कांस्टेंट है, अगर इसी जगह पे रह के वायर मेल्ट होती रही और करंट में कोई चेंज ना आया, तो आपकी आर्क लेंथ यहीं पे मेंटेन हो जाएगी। समझ आई? तो इसीलिए सेट क्या करेगा? फौरी तौर पे इसको वापस इस पोजीशन पे लाने के लिए सेट क्या करेगा? करंट को बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा, ताकि ज्यादा बर्न ऑफ रेट मिले, वायर ज्यादा मेल्ट हो। जैसे ही वायर ज्यादा मेल्ट हो के इस आर्क लेंथ पे पहुंचेगी, तो करंट को वो इनिशियल लेवल पे अगेन सेट कर देगा जितनी सेटिंग पहले हुई, राइट। ये तो हो गया एक केस। दूसरा केस क्या है कि लेट्स से आर्क लेंथ बढ़ जाती है, आर्क लेंथ बढ़ गई तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, राइट। अब अगर सेट यहाँ पे करंट को कम नहीं करता, करंट का रेट तो मेंटेन है, करंट तो ऑलरेडी सेट की हुई है, उसी के हिसाब से वायर की मेल्टिंग हो रही है, तो वो इसी जगह पे रह के मेल्ट होती रहेगी।
और यहाँ पे आपकी पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन ये आ रही होगी, यहाँ पे आपकी पेनिट्रेशन ये आ रही होगी, और इस जगह पे आपकी पेनिट्रेशन इस तरह से आ रही होगी, राइट। सो अगर सेट यहीं पे रह जाता है ना, वो करंट को चेंज नहीं करता, करंट को यहाँ पे कम नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, ये इसी जगह पे मेंटेन होके मेल्ट करती रहेगी और आपकी पेनिट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सेट क्या करेगा, जैसे ही ये आर्क लेंथ बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, तो सेट फौरी तौर पे करंट को कम कर देगा। करंट को कम करेगा तो क्या होगा, वायर पहले जिस रेट पे मेल्ट हो रही थी अब उस रेट पे मेल्ट नहीं होगी, बल्कि वो ज्यादा वायर आगे आ जाएगी, वायर को ज्यादा आगे आने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही वायर आके अगेन इस जगह पे मेंटेन होगी, और जैसे ही मेंटेन होती है तो फौरी तौर पे सेट करंट को जिसने कम किया हुआ था वो वहीं पे अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस मेंटेन कर देगा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेटिंग आर्क, के सेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लार्ज फ्लक्चुएशन ला रहे हैं करंट में, ताकि वो वोल्टेज को मिनिमाइज रेंज तक रख सके, उसमें जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसको कम से कम फ्लक्चुएट करवाए, यानी करंट को यूज करते हुए वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जा रहा है। दिस इज कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स, ओके। करंट मतलब कि वो इंक्रीज करेगा तभी काम करेगा। हाँ, सेट ये ऑटोमेटिकली करेगा इसको। Is it clear? जी सर। So anything that you don't understand in this topic? अच्छा, इसके लिए फ्लैट करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि इसकी जो कर्व बनती है वो इस तरह से है, ये फ्लैट करेक्टरिस्टिक शो करेगी। और यहाँ पे अगर आप देख लो ना, तो ये वोल्टेज में स्मॉल फ्लक्चुएशन है, जबकि करंट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा MMA मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। We will cover chapter number 11. Okay. So I will advise कि आप लोग chapter number 11 की स्लाइड से गो थ्रू हो लें, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में उस पर डिटेल में डिस्कशन कर सकें। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।